जब इस लड़के ने पानी पीते हुए गॉब्लिन्स का एक ग्रुप देखा तो उसने सीधा उन पर मुक्कों या किसी हथियार से हमला नहीं किया। उसकी जगह उसने अपनी स्किल इस्तेमाल की, इन्वेंट्री खोली और पोकेमॉन बॉल जैसी एक चीज बाहर निकाली जिससे वह अपना गॉब्लिन स्लेव समन कर सके। उसने उसे सीधा उनकी तरफ फेंका, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो बीच रास्ते में ही गिर गया। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था, और जितना हमारा एमसी चौंका उतने ही गॉब्लिन्स भी। अगले ही पल उन्होंने उसे देख लिया और मारने के लिए दौड़ पड़े। मजबूरी में उसे अपने हाथों से लड़ना पड़ा, लेकिन जल्दी ही साफ हो गया कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। तभी थोड़ी देरी के बाद समनिंग एक्टिवेट हुई और गॉब्लिन स्लेव आखिरी पल में आकर उसे बचा लेता है। बाकी गॉब्लिन्स उसके सामने टिक ही नहीं पाते। वो उन्हें बेरहमी से खत्म कर देता है, पीछे सिर्फ खून से भरा बैटलफील्ड छोड़ते हुए। जीत के बाद गॉब्लिन स्लेव और भी मजबूत हो जाता है, उसके सारे स्टैट्स बढ़ जाते हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। हमारे लड़के के पास आगे और भी समन्स अनलॉक करने का मौका है, और उसके लिए उसे ढेर सारे मॉन्स्टर्स मारने होंगे। वैसे भी मॉन्स्टर्स को मॉन्स्टर्स से हराने से ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। लेकिन कुछ ही समय पहले तक हर कोई उसे पूरी तरह फेल मानता था। ऐसा इंसान जिसके पास हंटर बनने का कोई मौका नहीं था। आज किसी भी ग्रेजुएटिंग हंटर के लिए सबसे गर्व का दिन है, और हमारा लड़का भी इससे अलग नहीं। हंटर एसोसिएशन स्टेडियम में वो स्टेज पर कदम रखता है अपना बहुप्रतीक्षित हंटर लाइसेंस लेने के लिए, क्योंकि अब वो ऑफिशियली एक ई रैंक हंटर बन चुका है। उसके अंदर एम्बिशन भरी हुई है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए उसने अपनी पूरी जान लगा दी। वो लोवेस्ट रैंक अवेकनर है, यानी इस दुनिया में उसने शुरुआत ही हार्ड मोड पर की थी। उसे एक सामान्य अवेकनर से 2 गुना पढ़ना पड़ा, सिर्फ उस गैप को भरने के लिए जो उसकी कमजोर रैंक छोड़ती थी। लेकिन उसी मेहनत ने उसे डंजन्स और मॉन्स्टर्स के बारे में इतनी नॉलेज दे दी कि थियोरी में वो लगभग सबसे ऊपर पहुंच गया। इस पल में उसे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। आखिरकार उसे एक असली हंटर बनने का अधिकार मिल रहा था। लेकिन तभी सर्टिफिकेट बांटने वाला ठंडा और घमंडी अटेंडेंट सब कुछ बर्बाद कर देता है। वो उसके सर्टिफिकेट को वहीं 2 टुकड़ों में फाड़ देता है, ये कहकर कि ई रैंक हंटर होना बेकार है। हॉनेल को भले ही टाइटल मिल गया हो, लेकिन इतनी लो स्टैंडिंग के साथ वो ऑफिशियल हंटर की तरह काम नहीं कर सकता। उसकी सारी थियोरेटिकल और टैक्टिकल नॉलेज बेकार मानी जाती है, क्योंकि उसके पीछे कोई हाई रैंक नहीं है। सीधी बात, अब तक की उसकी पूरी मेहनत एक पॉइंटलेस ग्राइंड बनकर रह जाती है। इस सच्चाई से टूटकर हानुल आखिरकार मॉन्स्टर्स हंट करने का सपना छोड़ देता है। वो खुद को गेमिंग में डुबो देता है ताकि ध्यान भटक सके, लेकिन 7 साल बाद भी वो इस दुनिया से पूरी तरह निकल नहीं पाता। बिना किसी ठोस करियर के उसकी जिंदगी डायरेक्शनलेस बन चुकी है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचा है, फुल टाइम वीडियो गेम्स खेलना। वो मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स यानी एमबीएम नाम के गेम का दीवाना बन जाता है। जैसा नाम वैसा कॉन्सेप्ट। यहाँ आप मॉन्स्टर्स को दूसरे मॉन्स्टर्स से लड़ाते हैं। इस ब्रूटल टावर डिफेंस गेम में प्लेयर्स को काउंटलेस स्पीसीज रिक्रूट करने की फ्रीडम मिलती है ताकि हॉस्टाइल वेव्स को रोका जा सके। सुनने में मैकेनिक्स आसान लगते हैं, लेकिन असल में ये बेहद मुश्किल हैं। अगर आपने कभी ब्लून्स TD5 खेला है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी रॉकेट साइंस जैसी प्रिसीजन मांगती है। हर यूनिट को उसकी लिमिट तक पुश करने के लिए परफेक्ट प्लानिंग चाहिए। मॉन्स्टर्स अपग्रेड किए जा सकते हैं, लेकिन प्रोग्रेशन बेहद स्लो है। और सबसे क्रूल बात, अगर कोई मॉन्स्टर बैटल में मर गया तो उसकी सारी प्रोग्रेस रीसेट हो जाती है। पेरेडेथ यहाँ सच है। मरे हुए मॉन्स्टर के स्टैट्स वापस लाने का कोई तरीका नहीं। यही अनफॉरगिविंग मैकेनिक्स गेम प्ले को थ्रिलिंग बनाते हैं। लेकिन इसी वजह से गेम को बहुत हेट भी मिला और लोग इसे हिस्टोरिकली ट्रैश गेम कहने लगे। फिर भी अगर स्ट्रैटेजी फ्लॉलेस हो तो एक 1 स्टार गॉब्लिन से भी 3 स्टार ओगर को हराया जा सकता है। जैसा कहते हैं, एक इंसान का ट्रैश दूसरे का ट्रेजर होता है। हानो अपनी शार्प क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से इस गेम को आसानी से बीट कर लेता है और लाइव स्ट्रीमिंग करके अच्छी कमाई भी करता है। इसी कारण एमबीएम कम्युनिटी में उसे एक हार्डकोर वेटरन का टाइटल मिल चुका है। मॉन्स्टर्स ही उसकी जिंदगी की आखिरी लाइफलाइन बन चुका था, खासकर तब से जब उसका हंटर करियर पूरी तरह क्रैश हो गया था। लेकिन अब ये रास्ता भी खत्म होने वाला था, क्योंकि आज इस गेम में उसका आखिरी दिन था। गेम डेवलपर्स ने सर्वर्स बंद करने का फैसला कर लिया था। इंटरनेट पर कीबोर्ड वॉरियर्स उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसकी लॉयल कम्युनिटी सोच रही थी कि अब वो आगे क्या करेगा। सबको लगता था कि उसके पास वैलिड हंटर लाइसेंस होगा, इसलिए स्ट्रीमिंग छूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी थी। वो एक्चुअली एक वर्किंग हंटर था ही नहीं। ये एहसास अंदर तक चुभता था, फिर भी वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। अपनी बेचैनी को दबाकर उसने तय किया कि आज आखिरी दिन है तो दिल खोलकर खेलेगा। गेम में इस वक्त एक स्पेशल इवेंट चल रहा था जिसे सिंपली द वेव कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव सीधा था,
अपने कासल को पोर्टल से निकलते एंडलेस मॉन्स्टर्स से बचाना। जिस वेव को ये वेटरन चैलेंज करने जा रहा था वो थी 700th वेव, जिसे अनचार्टेड टेरिटोरी कहा जाता था। अब तक कोई भी प्लेयर यहां तक पहुंच नहीं पाया था, इसलिए हनूल के अंदर एक्साइटमेंट और एंग्जाइटी दोनों साथ साथ चल रहे थे। जैसे ही उसने गेम लॉन्च किया, प्राइमोर्डियल गेट से मॉन्स्टर्स की एक विशाल भीड़ निकलने लगी। बीस्ट होर्ड तेजी से कासल की तरफ बढ़ रही थी और उसने तुरंत अपना लेवल 100 आर्चर डिप्लॉय किया। आर्चर ने शुरुआत में कुछ मॉन्स्टर्स गिराए, लेकिन इतनी बड़ी स्वॉर्म के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया और पल भर में मारा गया। ये बड़ा नुकसान था। फिर भी हनूल ने उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली यूनिट थी उसकी लेवल 130 सक्यूबस क्वीन, लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ नहीं दिया। एक विशाल 3 हेडेड हाउंड ने उसे भी निगल लिया। धीरे धीरे उसकी सारी हाई रैंकिंग यूनिट्स खत्म होती गईं और आखिरकार उसकी डिफेंसेस पूरी तरह खाली हो गईं। सब कुछ खत्म लगता था, तभी गेम ने एक ऐसा ट्विस्ट फेंका जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहली बार 700th वेव चैलेंज करने पर एक स्पेशल कंडीशन एक्टिवेट हो गई और बैटलफील्ड पर एक कैरेक्टर जाग उठा, सॉवरेन। सॉवरेन एक मैजेस्टिक ब्लू हेयर्ड सोर्ड नाइट थी जिसका जेंडर तक अननोन था। हनूल इस सीन को देखकर हैरान रह गया। नॉर्मली सॉवरेन सिर्फ एनपीसी होते थे, बैकग्राउंड में खड़े रहने वाले कैरेक्टर्स जो कभी मूव नहीं करते, लेकिन इस बार सब अलग था। मॉन्स्टर्स की भीड़ कास्टल पर टूट पड़ी और सॉवरेन गेट के सामने शांत खड़ी रही, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। उसने अपनी तलवार निकाली और एक डिवाइन स्लैश मारा। रोशनी की एक लकीर निकली जिसने मॉन्स्टर्स को ऐसे काट डाला जैसे कोई फ्रूट निंजा का ओवर पावर्ड वर्जन चल रहा हो। हनूल, जिसने ये गेम हजारों बार खेला था, वो भी इस ताकत को देखकर मेस्मराइज्ड हो गया। अगली वेव आई और सॉवरेन हवा में छलांग लगाकर आर्केन लाइट छोड़ती है, जिससे एनिमी रैंक्स पल भर में तबाह हो जाते हैं। वो लगातार मॉन्स्टर्स को खत्म करती रही जब तक बैटलफील्ड पर सिर्फ लाशों के ढेर नहीं बच गए। और फिर 700th वेव ऑफिशियली क्लियर हो गई। अपनी पूरी स्ट्रीमिंग करियर में हनूल सोचता था कि सॉवरेन्स का काम सिर्फ बैकग्राउंड डेकोरेशन होना है, लेकिन ये तो लिटरल चीट कोड निकला। वो इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहता था, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि स्ट्रीम क्रैश हो चुकी थी। चैट में सिर्फ एक ही व्यूअर बचा था। वो मिस्टीरियस व्यूअर उसे धन्यवाद देने लगा, कहने लगा कि हनूल की वजह से अब वो हार्मनी में जी पाएंगे, क्योंकि उसने उनके लॉर्ड को अवेकन कर दिया है। हनूल को समझ ही नहीं आया कि ये इंसान आखिर बक क्या रहा है, और तभी चीजें और भी अजीब हो गईं। उसके कमरे में अचानक एक आर्केन पोर्टल खुल गया और हवा में एक होलोग्राफिक सिस्टम विंडो दिखाई दी जिसमें लिखा था कि उसने एक नई स्किल अवेकन कर ली है। ये देखकर उसे अपने पुराने टीचर्स की बातें याद आईं। वो कहते थे कि ई रैंकर्स आमतौर पर डंजन सर्वाइव नहीं कर पाते, लेकिन बहुत कम लोग जिंदगी में बाद में नई स्किल्स अवेकन कर लेते हैं। ये फिनोमिनॉन इतना रेयर है कि इसे री अवेकनिंग कहा जाता है। ये समझते ही हनूल के अंदर नई आग जल उठी। उसे लगा कि जिंदगी ने उसे दूसरी चांस दी है और अब वो फिर से हंटर बनकर अपनी ग्रैंड कमबैक करेगा। लेकिन एक्साइटमेंट के बीच एक अजीब बात थी। री अवेकनिंग के बाद भी उसका मेन स्टेटस विंडो बिल्कुल नहीं बदला था, और यही बात उसकी क्यूरियोसिटी को और ज्यादा बढ़ा रही थी। उसकी उम्मीद फिर से जाग उठती है जब एक दूसरी नोटिफिकेशन सामने आती है जो उसे उसकी नई स्किल की डिटेल्स देखने का एक्सेस देती है। समरी में उसे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, डील विद द सॉवरेन या कॉन्वर्सेशन विद द सॉवरेन। उसे दोनों का मतलब तक नहीं पता, फिर भी बिना ज्यादा सोचे वो एक ऑप्शन चुन लेता है। वो सिलेक्ट करता है डील विद द सॉवरेन, लेकिन स्किल एक्टिवेट होने से ठीक पहले एक फ्लैशिंग रेड अलर्ट सामने आ जाता है जिसमें लिखा होता है कि रिक्वायर्ड कंडीशन पूरी नहीं हुई है। हनूल पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अभी लगा था कि वो अपने सपने के एक कदम करीब पहुंच गया है, और अगले ही पल उसे 2 कदम पीछे धकेल दिया गया। मॉनिटर की हल्की रोशनी उसके दिमाग में एक नया आइडिया जगाती है। वो तय करता है कि उस अकेले व्यूअर से सवाल करेगा जो पहले क्रिप्टिक बातें कर रहा था। जैसे ही वो स्ट्रीम दोबारा चालू करता है, वही व्यूअर तुरंत ऑनलाइन आ जाता है। आसान बनाने के लिए चलो उसे व्यूअर 1 कह देते हैं। हनूल स्ट्रीम को लॉक कर देता है ताकि चैट सिर्फ 1-on-1 रहे, और फिर वो सीधे अपने सवाल दागना शुरू कर देता है। क्योंकि ये यूजर ठीक उसी पल आया था जब उसकी रीअवेकनिंग हुई, हनूल को यकीन था कि जवाब इसी के पास है। बिना घुमाए फिराए वो पूछता है, क्या तुम्हें मेरी रीअवेकनिंग के बारे में कुछ पता है? उसकी हैरानी की सीमा नहीं रहती जब व्यूअर 1 हाँ में जवाब देता है। हनूल हमेशा मानता था कि अवेकनिंग इंसानों के कंट्रोल से बाहर की चीज है। क्या स्क्रीन के उस पार बैठा ये अजीब एंटिटी ही उसकी रीअवेकनिंग के पीछे है? वो अगला सवाल करता है, आखिर क्यों? कोई अननोन बीइंग एक वॉश्ड अप गेमर को दूसरा मौका क्यों देगा? व्यूअर 1 बस इतना कहता है कि सॉवरेन ने उसे चुना है और यही पूरी वजह है। उनके लॉर्ड ने उस पर यह एहसान इसलिए किया क्योंकि हनूल ही वो कैटलिस्ट था जिसने उनके लॉर्ड को अवेकन किया। व्यूअर उसे भरोसा दिलाता है कि अब भी जो कंफ्यूजन उसके दिमाग में है
वो समय के साथ खुद साफ हो जाएगी, और जो नई स्किल्स उसे मिली हैं उन्हें वो उनके लॉर्ड की ग्रेटिट्यूड समझे। अब हानुल इंट्रोगेशन छोड़ देता है और पूरा ध्यान इस पर लगाता है कि इन स्किल्स को इस्तेमाल कैसे किया जाए। कॉन्वर्सेशन विद द सॉवरेन स्किल कूल डाउन पर है, यानी उसे इंतजार करना पड़ेगा। ये बात वो मान लेता है, लेकिन दूसरा सवाल उसके दिमाग में अटका रहता है। दूसरी स्किल पेवॉल के पीछे क्यों लॉक्ड है? व्यूअर 1 अचानक अपनी गलती समझता है और तुरंत करेक्शन करते हुए हनुल के सिस्टम वॉलेट में सीधे 50 गोल्ड ट्रांसफर कर देता है। अब उसके पास जरूरी करेंसी आ चुकी थी और वो आखिरकार स्किल्स टेस्ट कर सकता था। ड्यूटी पूरी होने के बाद वो मिस्टीरियस एंटिटी गुड बाय कहकर स्ट्रीम से लॉग आउट हो जाता है। हनुल पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। वो खुद को पिंच तक करता है, ये जांचने के लिए कि कहीं ये कोई हाइपर रियलिस्टिक सपना तो नहीं। लेकिन एक बात अब साफ थी, ये रीअवेकनिंग कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं थी। इसके पीछे सच में कोई लॉर्ड नाम की एंटिटी मौजूद थी। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से पिंग करती है। 50 गोल्ड डिपॉजिट कंफर्म हो चुका था। अब वो अपनी स्किल डील विद द सॉवरेन एक्टिवेट कर सकता था। जैसे ही वो स्किल चलाता है, उसके सामने एक मैसिव डिजिटल स्टोर फ्रंट खुल जाता है, जिसमें खरीदने के लिए मॉन्स्टर्स की लंबी लिस्ट दिखाई देती है। वॉलेट चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ एक ही यूनिट खरीदने लायक पैसे हैं, एक स्लेव गॉब्लिन। बाकी सब कुछ बेहिसाब महंगा था। सबसे ऊपर सॉवरेन खुद लिस्टेड थी, जिसकी प्राइस गैलन डिजिट्स लंबी थी। इतनी बड़ी संख्या कि देखकर ही उसका दिमाग घूम जाए। जाहिर है वो उसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था, लेकिन कीमत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल थी। फिर भी असली हैरानी स्किल में नहीं थी। असली शौक ये था कि ये सिस्टम विंडो बिल्कुल उसके गेम जैसी दिख रही थी। मॉन्स्टर्स के छोटे होलोग्राफिक मॉडल्स उनके प्राइस टैग्स के साथ घूमते हुए, सब कुछ मॉन्स्टर्स ब्लॉक मॉन्स्टर्स की ऑलमोस्ट एग्जैक्ट कॉपी था, बस कुछ छोटे डिफरेंसेस के साथ। गेम मैकेनिक्स को याद करते हुए हनूल समझ जाता है कि अगर गेम में वो अपने ओन्ड यूनिट्स समन कर सकता था, तो शायद असल दुनिया में भी यही नियम लागू होगा। उसके चेहरे पर एक शरारती स्मर्क आ जाता है। उसे खुद फिजिकली स्ट्रांग बनने की जरूरत ही क्या है? अगर उसके समन्स उसके लिए लड़ सकते हैं, तो वो बिना ताकत के भी टॉप टियर हंटर बन सकता है। गोल्ड का ख्याल आते ही हनुल के दिमाग में एक और रियलाइजेशन आता है। एमबीएम में प्लेयर्स के पास पैसा कमाने के सिर्फ 2 तरीके थे, डंजन्स क्लियर करना या मॉन्स्टर्स को मारकर उनका लूट बेचना। अगर वही मैकेनिक्स असली दुनिया में भी लागू हो रहे हैं, तो साफ है कि उसे गोल्ड कमाने के लिए मॉन्स्टर्स का शिकार करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सामने खड़ी थी। उसके फिजिकल स्टैट्स लगभग 0 के बराबर थे। वो तो एक लोवेस्ट ग्रेड स्लाइम को भी नहीं मार सकता था। किसी खतरनाक मॉन्स्टर की बात तो दूर, कोई और रास्ता न देखकर वो स्लेव गॉब्लिन की परचेस कंफर्म कर देता है। अगले ही पल एक नीली पोकेबॉल जैसी स्फीयर रियलिटी में मटेरियलाइज होती है, जिसके अंदर उसका स्लेव गॉब्लिन मौजूद था। सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं हंटर एसोसिएशन की भीड़भाड़ वाली बिल्डिंग में। हनूल यहाँ ऑफिशियली खुद को सोलो ई रैंक हंटर के रूप में रजिस्टर करवाने आया था। रिसेप्शनिस्ट जब उसका फ्रेश रिकॉर्ड खोलती है, तो उसे 4 अवेलेबल जॉब्स दिखाई देती हैं, जो उसके जैसे रूकी के लिए सूटेबल थीं। हानुल ध्यान से सभी ऑप्शंस कंपेयर करता है और जानबूझकर सबसे अनसूटेबल मिशन चुनता है। पहाड़ों के पीछे बसे एक रिमोट विलेज में गॉब्लिन एक्सटर्मिनेशन क्वेस्ट। अटेंडेंट तुरंत उसे वार्निंग देती है कि उस इलाके में इमरजेंसी सपोर्ट पहुंचना नामुमकिन है। अगर सिचुएशन बिगड़ी तो वो पूरी तरह अकेला होगा। लेकिन यही तो हनुल चाहता था। अभी उसे किसी भी तरह अनवांटेड अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करनी थी। अटेंडेंट को उस पर थोड़ा तरस आता है, जैसे कोई इतना युवा लड़का अपनी जान खतरे में डाल रहा हो। फिर भी वो उसका स्टेटस अपडेट करती है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाता है और वो प्रॉमिस करती है कि मिशन डिटेल्स उसे मैसेज कर दिए जाएंगे। हनूल अब ऑफिशियली डिप्लॉयमेंट के लिए क्लियर था और उसके अंदर एक्साइटमेंट चरम पर थी। रिमोट विलेज पहुंचते ही कमीशन देने वाला बूढ़ा आदमी उसे देखकर दौड़ता हुआ आता है। वो बेहद थैंकफुल था कि किसी हंटर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की। आखिर इतनी कम पेमेंट के लिए इतनी दूर आने को कोई तैयार नहीं होता। फिर भी बूढ़े के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। उसे शक था कि इतना दुबला पतला लड़का उन खतरनाक क्रीचर्स को अकेले कैसे संभालेगा। हनुल उसकी सिंसेरिटी को समझते हुए कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और भरोसा दिलाता है कि वो उन वाइल्ड क्रीचर्स को अब गांव को परेशान नहीं करने देगा। जंगल के अंदर जहां गॉब्लिन नेस्ट होने की बात कही गई थी, हनुल को एक अजीब नजारा दिखता है। गॉब्लिन्स जंगली और हिंसक लगने की जगह स्ट्रीम के किनारे आराम से पानी पी रहे थे, जैसे आम इंसान हों। वो इस अजीब चीज को नजरअंदाज करता है और इन्वेंट्री खोलकर अपना नया फेमिलियर निकालता है, जो अभी ब्लू ब्लॉब फॉर्म में था। पोकेमॉन ट्रेनर की तरह स्टाइल मारते हुए वो ब्लू पोकेबॉल तेजी से उनकी तरफ फेंकता है। स्फीयर जाकर गॉब्लिन्स के सामने गिरती है और कुछ पल तक कुछ भी नहीं होता। हनूल की हालत खराब हो जाती है। लगता है समन फेल हो गया।
गॉब्लिन्स तुरंत समझ जाते हैं कि सामने खड़ा इंसान हॉस्टाइल है। वो अपने नुकीले पंजे निकालकर उसकी तरफ झपट पड़ते हैं। अब उसके पास भागने का ऑप्शन नहीं था। वो मुट्ठी बांधकर डेस्परेट काउंटर पंच के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक ग्रीन मेनेस उस पर हमला करने वाला होता है, सिस्टम आखिरकार ट्रिगर हो जाता है। हवा में एक्सप्लोजन जैसी एंट्री के साथ गॉब्लिन समन मटेरियलाइज होता है और एक मैसिव क्लब घुमाकर दुश्मन को दूर फेंक देता है। अपने समन को करीब से देखकर हनुल के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। जब उसने एमबीएम स्ट्रीम करना शुरू किया था, उसका पहला मॉन्स्टर एक साधारण स्लेव गॉब्लिन था। समय के साथ उसने उस कमजोर क्रीचर को गॉड टियर आइटम्स पहनाए थे और वही ट्रैश टियर यूनिट इवॉल्व होकर एक एब्सोल्यूट चैट बन गया था, जो अकेले 100 वेव्स क्लियर कर सकता था। उसने उसका नाम रखा था गोनो। अब सामने खड़े फेमिलियर के स्टैट्स देखकर हनूल की आंखें फैल जाती हैं। ये वही टॉप टियर ए रैंक इक्विपमेंट पहने हुए था जिसे उसने सालों ग्राइंड करके हासिल किया था। अब उसे पूरा यकीन हो गया, ये सच में उसका गोनो ही था जो अब असली दुनिया में जिंदा हो चुका था। गोनो पूरी तरह बर्जर्क मोड में चला जाता है। सामने खड़े 2 गॉब्लिन्स को लिटरली टुकड़ों में फाड़ देता है। तीसरा गॉब्लिन अपनी बची खुची अक्ल लगाकर जान बचाने के लिए उल्टी दिशा में भागता है, लेकिन उसकी किस्मत खराब थी। गोनो के पैरों में रेवंस विंग बीट शूज इक्विप्ड थे और वो बिजली की तरह फ्लैश करते हुए उसके पीछे दौड़ पड़ा। फेमिलियर बिजली की तरह क्लियरिंग पार करता है और आखिरी गॉब्लिन को चीखने का मौका तक दिए बिना 2 टुकड़ों में बांट देता है। हानुल वहीं खड़ा रह जाता है, उसका मुंह खुला का खुला। उसने कभी सच में महसूस ही नहीं किया था कि रियलिस्टिक सेटिंग में गानो कितना डरावना और ताकतवर लग सकता है। खतरा खत्म होते ही खून से सना फेमिलियर अपने मास्टर के पास लौट आता है और एकदम प्यारा पपी डॉग फेस बनाकर सिर पर पैट मांगने लगता है। हानुल फिर से स्पीचलेस हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी मॉन्स्टर का इतना होलसम साइड भी हो सकता है। तभी सिस्टम चाइम करता है। गो का अफेक्शन लेवल अभी 20 आउट ऑफ 100 है। नोटिफिकेशन ये भी बताती है कि मैक्सिमम अफेक्शन पर एक नई स्किल अनलॉक होगी। जो हानुल अभी तक अपने समन को छूने में भी हिचक रहा था, वो तुरंत घुटनों पर बैठकर गॉब्लिन को ऐसे गले लगा लेता है जैसे सालों बाद खोया हुआ भाई मिल गया हो। लेकिन मेन एजेंडा पर लौटते ही एक बड़ी समस्या सामने आती है। कॉर्प्सेस से एक भी लूट ड्रॉप नहीं हुआ। अब गोल्ड फार्म कैसे होगा? थैंकफुली गो को मैकेनिक्स पहले से समझ आ चुके थे। वो कॉर्प्सेस से कॉर्प्स पर छलांग लगाता है, उनके सीने में हाथ डालकर लाइफ एसेंस निकालता है, जो हल्की चमकती माना स्टोन्स के रूप में बाहर आती है। पास ही आर्केन ब्लू एनर्जी का पोर्टल खुलता है और गो आराम से स्टोन्स उसके अंदर फेंक देता है। 3 लो ग्रेड कोर्स के बदले लॉर्ड्स कास्टल ऑफ इल्यूजन सीधे हानुल के अकाउंट में 30 गोल्ड डिपॉजिट कर देता है। अब सब साफ हो गया। मॉन्स्टर्स कॉइन्स नहीं गिराते, बल्कि माना स्टोन्स एक्सट्रैक्ट करके सिस्टम के जरिए एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। हानुल खुश होकर गो को और अफेक्शन देता है, इतनी जल्दी मैकेनिक्स समझने के लिए। अब जब गोल्ड मिल चुका था, वो एसोसिएशन को प्रूफ देने के लिए फिजिकल एविडेंस इकट्ठा करने की तैयारी करता है। लेकिन लगता है कि वो 3 गॉब्लिन्स सिर्फ एपेटाइजर थे। अचानक जंगल की गहराई से जोरदार हलचल सुनाई देती है। हर सेकंड के साथ धरती हिलाने वाली आवाजें तेज होती जाती हैं। पेड़ टूटकर बिखरने लगते हैं और तभी एक विशालकाय बेहीमत सामने आ जाता है। एक ओगर हानुल तुरंत अपनी लाइफ चॉइसेस पर सवाल उठाने लगता है। इतना बड़ा ओगर तो बी रैंक गेट या उससे ऊपर स्पॉन होना चाहिए, फिर ये ई रैंक क्वेस्ट जोन में क्या कर रहा है? तभी उसकी नजर एक डिटेल पर जाती है। मॉन्स्टर जोर जोर से सांस ले रहा था और उसके शरीर पर ताजे घाव थे। साफ था कि वो पहले ही किसी ब्रूटल फाइट से गुजर चुका है। लेकिन इंजर्ड होने का मतलब ये नहीं कि उसे हल्के में लिया जाए। और तभी सिस्टम अलर्ट लाल रंग में चमक उठता है। गो के समन ड्यूरेशन में सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। लॉयल फेमिलियर बिना डरे आगे बढ़ता है, अपने से 4 गुना बड़े दुश्मन के सामने भी पूरी तरह काम। वो अपने मास्टर की तरफ कॉन्फिडेंट नजर डालता है, जैसे कह रहा हो, ट्रस्ट मी। रेवंस विंग बीट शूज एक्टिवेट होते ही गॉब्लिन लाइटनिंग स्पीड से ओगर की तरफ दौड़ पड़ता है। बेहीमत जोर से दहाड़ता है और एक उखड़ा हुआ पेड़ बेसबॉल बैट की तरह घुमाकर उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन गोनो बेहद तेज था। वो हवा में छलांग लगाकर मिड एयर स्टांस लेता है, अपनी मोमेंटम को लिमिट तक बढ़ाते हुए। अगले ही पल वो मीटियर की तरह नीचे गिरता है, क्लब सीधे ओगर की खोपड़ी पर निशाना बनाकर। ओगर घबराकर अपने मैसिव आर्म सामने कर लेता है, लेकिन गो रुकता नहीं। दबाव इतना बढ़ जाता है कि भयानक क्रंच की आवाज के साथ उसकी आर्म बोन्स टूट जाती हैं और रिब्स अंदर धंस जाती हैं। अपनी एम्पलीफाइड स्ट्रेंथ को और पुश करते हुए गो एक शॉकवेव छोड़ता है, जिसकी गूंज से पूरा जंगल कांप उठता है। हानुल खुद पीछे फिसल जाता है, सिर्फ खड़ा रहने के लिए। आखिरकार ओगर पूरी तरह किनेटिक फोर्स के नीचे कुचल जाता है। हानुल इस एस्ट्रोनॉमिकल पावर डिस्प्ले को देखकर दंग रह जाता है और खुशी में छोटा सा डांस करते हुए जीत सेलिब्रेट करने दौड़ पड़ता है। क्लॉक पर सिर्फ 3 सेकंड्स बचे थे।
गानो जल्दी से ओगर के सीने से मैसिव माना स्टोन निकालता है और अपने मास्टर को थमा देता है। अगले ही पल वो वापस अपनी ब्लू ऑर्ब फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है, हनूल के हाथ में सिर्फ एक चंकी हाई क्वालिटी कोर छोड़कर। आर्केन पोर्टल फिर से खुलता है, हनूल स्टोन अंदर फेंकता है और बदले में सिस्टम उसके अकाउंट में सीधे 100 गोल्ड डिपॉजिट कर देता है। अब उसका टोटल बैलेंस आराम से 130 गोल्ड तक पहुंच चुका था। लगता है सिस्टम ने अभी एक और सरप्राइज बचाकर रखा था, क्योंकि ये उसका पहला ऑफिशियल मॉन्स्टर टेकडाउन था। हानुल को रिवॉर्ड के तौर पर एक प्रीमियम गाचा टिकट मिलता है। ये टिकट बेहद रेयर आइटम्स रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। हालांकि हर वेटरन जानता है कि इसकी ड्रॉप रेट्स आमतौर पर बेहद खराब होती हैं। जैसे ही वो टिकट एक्टिवेट करता है, उसके सामने एक ऑर्नेट चेस्ट मटीरियलाइज हो जाती है, रहस्यमयी आइटम्स से भरी हुई। सिस्टम एक और शॉकिंग ट्रूथ रिवील करता है, गाचा से मिलने वाला गॉड टियर गियर सिर्फ समन्स के लिए नहीं है। हानुल खुद भी उन आइटम्स को इक्विप करके अपने रॉक बॉटम स्टैट्स बूस्ट कर सकता है। ये सुनते ही उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठती है, लेकिन सेलिब्रेशन शुरू भी नहीं हो पाती कि टूटती शाखाओं की आवाज उसे अलर्ट कर देती है। कोई आ रहा था। पूरी तरह आर्म्ड अवेकनर्स की एक स्क्वाड क्लियरिंग में घुसती है। साफ दिख रहा था कि वो घायल ओगर के ट्रेल को फॉलो करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। ट्रेल सच में उन्हें टारगेट तक ले आया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टारगेट पहले ही मर चुका था। जैसे ही हनुल उस स्क्वाड को देखता है, उसका दिल डूब जाता है। टीम की लीडर को वो तुरंत पहचान लेता है, युनसुए, प्रेस्टिजियस पोंगबेक गिल्ड की टीम 2 की फॉर्मिडेबल लीडर। साफ था कि पहले ओगियर से लड़ने वाली यही टीम थी जिसने उसे घायल किया था, और फिर वो भाग निकला था। अब सिचुएशन खतरनाक हो चुकी थी। हाई रैंकिंग गिल्ड के साथ स्टोलन किल का मामला कभी आसान नहीं होता। हानुल चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सुआ तेज आवाज में उसे रुकने का आदेश देती है। उसकी टीम तुरंत फैलकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद सुआ ठंडे लहजे में बताती है कि अब नॉर्मल ओगर उनका डेजिग्नेटेड प्रे था। वो साफ तौर पर खुश नहीं थी कि किसी और ने उनका किल ले लिया। टेंशन हवा में भारी हो जाती है। सुआ गिरे हुए ओगर को देखती है और सोचती है कि ये लड़का अकेले इसे कैसे मार सकता है, जबकि वो खुद बी रैंक टीम होकर भी स्ट्रगल कर रही थी। उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन चलती है, अगर इसने अकेले ये किया है तो कम से कम ए रैंक तो होगा ही। वो अपना हाथ बढ़ाकर खुद को पोंगबेक गिल्ड की सुआ बताती है। हनुल भी काल्म रहकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन असली शॉक ये था कि सुआ महसूस कर पाती है कि कोई आर्कएंजल जैसी प्रेजेंस इस लड़के में इंटरेस्ट ले रही है। ये बात उसे अंदर से इरिटेट करती है। वो समझ नहीं पाती कि ये सिंपल दिखने वाला लड़का आखिर खास क्या है। क्यूरियस होकर वो पूछती है, क्या तुमने ये मॉन्स्टर अकेले मारा? हनूल वेग सा जवाब देता है, बस इतना कहता है कि हाँ, उसने किया। ये जवाब उसे और सस्पिशियस बना देता है। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि ओजियर पहले उनसे लड़ चुका था और वो खुश है कि हनूल ने उसे आगे डैमेज करने से पहले रोक दिया। हनूल कैजुअली कह देता है कि वो बस लकी था, लेकिन सुआ जानती थी कि ये झूठ है। ओगर सिर्फ लक से नहीं मारा जा सकता। अब उसकी सस्पिशन पूरी तरह एक्टिवेट हो चुकी थी। सरप्राइजिंगली वो कहती है कि ओगर का पूरा पे आउट रिवॉर्ड हानुल को दिया जाएगा। पोंगबेक गिल्ड खुद उससे कांटेक्ट करके पेमेंट हैंडल करेगी। हनुल ये सुनकर दंग रह जाता है। इतना बड़ा गिल्ड अपनी प्रे छोड़कर इतना जेनरस क्यों बन रहा है? लेकिन सुआ उतनी भी सिंपल नहीं थी। वो तुरंत एक रिटर्न कंडीशन रखती है और अचानक अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा देती है। सीन इतना फनी हो जाता है कि वो खुद एक पिटीट लड़की की तरह लग रही थी, जैसे क्रश का नंबर मांग रही हो। वो खुद भी थोड़ा फ्लस्टर्ड थी, जबकि हमारा डेंस प्रोटैगनिस्ट समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सीन फिर कट होता है और हानुल विलेज के उस बुजुर्ग से मिलता है जिसने क्वेस्ट दिया था। बूढ़ा आदमी बेहद थैंकफुल था कि हंटर ने उनकी जान बचाई। हानुल बस खुश था कि उसने गांव वालों के लिए पहाड़ तक जाने का रास्ता सुरक्षित कर दिया। वो सुनता है कि इन विलेजर्स ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। विलेज चीफ उसे रिपे करना चाहता है। ये ऑफर हानुल के लिए काम का साबित होता है, क्योंकि वो फेमस ट्रेनिंग मॉन्यूमेंट की लोकेशन जानना चाहता था। बूढ़ा उसे एक रास्ता दिखाता है, सीधा नीचे जाने वाला पाथ, और भरोसा दिलाता है कि अंत में वही लैंडमार्क मिलेगा। वो ये भी कहता है कि इस रास्ते पर चलना गुड लक लाता है। हानुल अच्छे मूड में आगे बढ़ता है। भले ही वो सुपरस्टिशंस पर यकीन न करता हो, लेकिन आज किस्मत जैसे सच में उसके साथ चल रही थी। यही वो जगह थी जहां हानुल ने अपनी गाचा पुल वाली ट्रेजर चेस्ट मैनिफेस्ट की। सीधी बात, भाई अपनी लक मैक्सिमाइज करना चाहता था ताकि नोटोरियस चेस्ट खोलते वक्त कुछ अच्छा निकल आए। तभी उसका फोन बजता है। मैसेज फिर से सुआ का था। वो ओगर किल का रिवॉर्ड अरेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट कर रही थी। हानुल थोड़ा शॉक था कि वो उसमें इतनी इंटरेस्ट ले रही है। सबसे अजीब बात ये थी कि वो गिल्ड के ऑफिशियल नंबर की जगह अपना पर्सनल नंबर इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन फिलहाल हानुल का दिमाग कहीं और था। उसे बस चेस्ट खोलनी थी, ऐसी चीज जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रियल लाइफ में खोलेगा। ड्रॉप रेट्स भले ही डॉग टियर हों, लेकिन हाई रैंक आइटम मिलने का चांस ही काफी था।
वो ज्यादा मांगता भी नहीं, बस ए रैंक पुल की दुआ करता है। जैसे ही वो चेस्ट एक्टिवेट करता है, चमकदार रोशनी फूटती है और अलग अलग रैंक के कई वेपन्स सामने तैरने लगते हैं। उनमें सबसे ऊपर था एक एस रैंक आर्टिफैक्ट, ब्लड रेड आर्मर, जिसमें गोल्डन लाइंस चमक रही थीं। इंट्रोडक्शन खत्म होते ही लाइट सुनहरी होकर गहरी लाल चमक में बदलती है। हनुल ओ में उस सुप्रीम आर्टिफैक्ट को देखता है और सीन यहीं पर एम्बिगुअसली कट हो जाता है। घर लौटकर हनुल पूरे सिचुएशन के बारे में सोच रहा था। गोल्ड कमाने का तरीका तो उसे मिल गया था, लेकिन असली हर्डल अब मॉन्स्टर्स ट्रेन करना था। सिस्टम में कुछ अजीब चल रहा था। मॉन्स्टर शीट खोलने पर उसे गॉब्लिन फाइटर हायर करने का ऑप्शन दिखता है, लेकिन शौक तब लगता है जब वहां ओगर बर्जर्कर भी अवेलेबल होता है। नॉर्मल गॉब्लिन वॉरियर की कीमत 70 गोल्ड थी, मैनेजेबल, मगर बर्जर्कर ओगर की प्राइस थी वॉपिंग 420 गोल्ड। सबसे कंफ्यूजिंग बात यह थी कि इतने महंगे होने के बावजूद वो हायर लिस्ट में अनलॉक्ड था। तभी हनुल के दिमाग में क्लिक होता है, सिस्टम सिर्फ उन्हीं मॉन्स्टर्स को हायर करने देता है जिन्हें उसने खुद किल किया हो। अगर ये थ्योरी सही है तो समझ आता है कि सिर्फ गॉब्लिन और ओगर क्लासेस ही अनलॉक्ड क्यों हैं। इसका मतलब साफ था, नए मॉन्स्टर्स अनलॉक करने के लिए उसे खुद उन्हें हंट करना पड़ेगा। और अब चीजें थोड़ी बिलीवेबल लग रही थीं, खासकर उसकी रीसेंट गाचा पुल के बाद। वैसे उसे वो एस रैंक आर्मर नहीं मिला, उसकी जगह उसे मिला एक यूनिक ग्रेड ग्लासेस जो स्टैट्स बफ करते थे और एक स्पेशल स्किल भी देते थे। हानुल खुद हैरान था कि यूनिक ग्रेड आइटम उसे कैसे मिल गया। गेम में यूनिक ग्रेड आइटम 3 या उससे ज्यादा ए रैंक आइटम से भी बेहतर माने जाते थे। मतलब पुल सच में इंसेन थी। वो ग्लासेस पहनकर टेस्ट करता है। जैसे ही पहनता है, उसे ऐसा लगता है जैसे दुनिया के हिडन सीक्रेट्स खुल गए हों। उसके सारे स्टैट्स +5 बूस्ट हो जाते हैं और एक नई स्किल अनलॉक होती है, सेजेस आई। ये स्किल दिन में 2 बार यूज की जा सकती है और टारगेट के स्टैट्स ऑफ स्किल्स रिवील करती है। बेसिकली अप्रेजल या स्कैनिंग स्किल जैसा हनूल इस बूस्ट से बेहद इंप्रेस्ड होता है। अगर वो एनिमीज के एग्जैक्ट स्टैट्स देख सकता है तो हंटिंग बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन ग्लासेस उतारते ही उसके मन में डाउट्स आने लगते हैं। सिस्टम उसे इतना फेवर क्यों कर रहा है? आखिर उसे ही क्यों चुना गया? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगता है। और तभी सिस्टम अचानक वार्निंग ब्लास्ट कर देता है। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस बरसने लगती हैं। इनकमिंग वेव की अलर्ट। हानुल शॉक में स्क्रीन देखता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। गेम में न्यूली एडेड 7th और फर्स्ट वेव सिर्फ 10 मिनट में शुरू होने वाली थी। उसे तो ये भी नहीं पता कि डिफेंसेस कैसे प्रिपेयर करे। उसके दिमाग में बस हेलफायर जैसी मॉन्स्टर आर्मीज की इमेज घूम रही थी, जो वेव शुरू होते ही उस पर टूट पड़ेंगी। ये ऐसा था जैसे लेवल 1 थग को फाइनल बॉस के सामने खड़ा कर दिया जाए। हानुल पैनिक में आ जाता है और वेव डिक्लाइन करना चाहता है, लेकिन सिस्टम साफ वार्निंग देता है, अगर वो मॉन्स्टर इन्वेजन में फेल हुआ तो कासल ऑफ इल्यूजन्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके साथ उसकी सारी पावर्स भी खत्म हो जाएंगी। और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला था। हानुल के सामने जैसे भविष्य की झलक खुल जाती है। जलते हुए शहर, दुनिया का पूरी तरह विनाश। मैसेज साफ था, फेलियर मतलब डेथ। वेव शुरू होने वाली थी और वो खुद से पूछ रहा था कि आखिर वो उन मॉन्स्टर्स को रोकेगा कैसे। नीला गेट घूमता हुआ पोर्टल बनाता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गेम में होता था। लेकिन हनुल समझ नहीं पा रहा था कि उसे जबरदस्ती इस गेम मोड में क्यों घसीटा जा रहा है। और सबसे डरावनी बात, अगर वो फेल हुआ तो सिर्फ उसकी हार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स होगा। सिस्टम ने फैसला कर लिया था। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, 10 मिनट्स। अब ओवरथिंक करने का वक्त नहीं था, उसे बस एक्शन लेना था। उसने अपने दिमाग को स्टेबलाइज किया और खुद को याद दिलाया, ये आखिरकार एक डिफेंस गेम ही है। ऑब्जेक्टिव हमेशा से सेम था, मॉन्स्टर्स को कास्टल तक पहुंचने से रोकना। टावर डिफेंस की तरह, लेकिन इंसेनली डिफिकल्ट, जहां स्ट्रैटेजी ही असली वेपन होती है। सही पेस पर समन्स डिप्लॉय करना, डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स यूज करना, आइटम्स कंबाइन करना, यही जीत का रास्ता था। उसके सामने कंट्रोल्स टच स्क्रीन की तरह काम कर रहे थे। सबसे पहले उसने मॉन्स्टर इन्वेंट्री चेक की। टोटल 5 डिप्लॉयबल मॉन्स्टर्स, 4 गॉब्लिन्स और एक ओगर। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस मोड में वो इन्हें बिना हायर किए डिप्लॉय कर सकता था। उसने सॉवरेन की पावर एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन अनअवेलेबल। फिर उसने गोल्ड खर्च करके एक्स्ट्रा ट्रूप्स लेने की कोशिश की, मगर सिस्टम ने सीधा ब्लॉक कर दिया। वेव नोटिफिकेशन के बाद कोई चेंजेस अलाउड नहीं थे। हनुल को सच में लगने लगा कि सिस्टम उसे सैबोटाज कर रहा है। और तभी असली नाइटमेयर सामने आया। 701st वेव का एनिमी लीडर था काउंट गुलार, साथ में उसकी इलीट यूनिट ड्रैगन चिल्ड्रन, टोटल 61 ड्रैगन्स, और खुद काउंट एक 6 स्टार मॉन्स्टर। स्टार रैंक्स कॉम्बैट पावर और पोटेंशियल दिखाते थे, और अगर स्टार गैप ज्यादा हो तो वीकर साइड लिटरली क्रश हो जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि हानुल की पूरी स्क्वाड 1 स्टार मॉन्स्टर्स की थी।
6 स्टार एनिमी के सामने ये प्रैक्टिकली सुसाइड था। एक सिंगल ड्रैगन भी उसकी पूरी टीम साफ कर सकता था। उसके पास एक्स्ट्रा गोल्ड नहीं, स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स नहीं, कुछ भी नहीं। तभी सिस्टम एक बेनिफिट देता है, एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर और एक आइटम जो उसकी सारी फोर्सेस पर अप्लाई होगा। सुनने में मदद लगती है, लेकिन हानुल को इंसल्ट जैसा महसूस होता है, जैसे सिस्टम कह रहा हो, जा अब इसी में क्लियर कर। लेकिन वो वेटरन था, इस कर्स्ड गेम को उसने सालों खेला था। पैनिक छोड़कर उसने एनवायरनमेंट मैनिपुलेट करना शुरू किया। टाइम तेजी से भाग रहा था। 8 मिनट्स, 5, 2। हर एलिमेंट को जोड़ते हुए वो स्ट्रैटेजी बिल्ड करता गया। टाइमर 15 सेकंड्स पर पहुंचा। उसने आखिरी सेटअप कंप्लीट किया। क्लॉक 0 पर पहुंची। वेव बिगिंस। आसमान अचानक वीवर्न्स से भर जाता है। उनके पंखों की आवाज से पूरा आकाश ढक जाता है। उनका टारगेट साफ था, कास्टल। आर्मी को लीड कर रहा था काउंट गुलार। शुरुआत में ही वाइवर्न्स बैरियर पर टूट पड़ते हैं, लगातार उसे तोड़ने की कोशिश करते हुए। काउंट गुस्से में था कि उसके मॉन्स्टर्स बैरियर तोड़ नहीं पा रहे, और यही हनूल की स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा था। उसने इन्फिनिट बैरियर पर्क एक्टिवेट किया था, जिसने डिफेंसेस को 100 तक बूस्ट कर दिया। ये बैरियर प्रैक्टिकली इनविंसिबल था, लेकिन एक कंडीशन थी, ये सिर्फ तब काम करता है जब अटैकिंग मॉन्स्टर्स 2 स्टार रैंक से नीचे हों। हनूल ने रिस्क लेकर इसे एक्टिवेट किया था, होपिंग कि इनिशियल असॉल्ट रुक जाए। कुछ पल के लिए स्ट्रैटेजी काम करती दिखी। वाइवर्न्स बार बार टकराते रहे, लेकिन बैरियर इंटैक्ट रहा। फिर अचानक एक वाइवर्न ब्लेजिंग स्पीड से आगे आता है और फायरी ब्रेथ छोड़ता है। एक ही ब्लास्ट में बैरियर चकनाचूर हो जाता है। बैरियर के इफेक्ट की वजह से शील्ड लगातार रिजेनरेट हो रहा था, और वही उसकी आखिरी उम्मीद बना हुआ था। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम भी थी। सिस्टम हर अटैक को ड्यूरेबिलिटी से -1 मानता था। मतलब अगर सारे 61 ड्रैगन्स एक साथ हमला कर दें तो बैरियर की ड्यूरेबिलिटी पल भर में आधी से नीचे गिर जाती। यही लूप होल था, लेकिन हमारे बॉय के पास इसका भी सॉल्यूशन था, स्पैम क्लिकिंग। बिल्कुल OSU प्लेयर्स की तरह हर क्लिक ड्यूरेबिलिटी को 1 पॉइंट रिकवर कर देता। अब उसकी उंगलियां ही बैरियर की लिमिट बन चुकी थीं। हानुल के हाथ दर्द से कांप रहे थे, मगर यही तरीका था डिफेंस को जिंदा रखने का। अब अगला सवाल था, इतने गॉड लाइक मॉन्स्टर्स को मारेगा कैसे? जवाब सरप्राइजिंगली सिंपल था। बैरियर अटैक्स रिफ्लेक्ट कर रहा था, और हर रिफ्लेक्ट से वाइवर्न्स को एक डैमेज लग रहा था। नॉर्मली गॉब्लिन्स वाइवर्न्स को स्क्रैच तक नहीं कर सकते, लेकिन उसके स्पेशल आइटम हाकन स्पून ने रूल्स उलट दिए थे। ये A रैंक आइटम रैंक डिस्पैरिटी इग्नोर करके डैमेज करने देता था। धीरे धीरे वाइवर्न्स की हेल्थ घटने लगी। एक ड्रैगन तो उस क्लमजी गॉब्लिन को देखकर गुस्से से पागल हो गया, मगर कुछ कर नहीं सका। प्रॉब्लम ये थी कि इस स्पीड से पूरा हॉर्ड खत्म करने में करीब 60 घंटे लगने वाले थे। अब असली लड़ाई शुरू हुई, एंड्योरेंस की। हनूल लगातार क्लिक करता रहा, सोचता हुआ कि पहले उसके गॉब्लिन्स मरेंगे या वो खुद। ऑफेंस और डिफेंस कंप्लीट स्टेलमेट में फंस गए। कुछ घंटों बाद उसकी हालत खराब होने लगी। जैसे ही वो पानी लेने को बढ़ा, उसका शरीर ठंडा पड़ गया। सिस्टम उसे गेम के बाहर किसी चीज से इंटरैक्ट करने ही नहीं दे रहा था। ना पानी, ना खाना, ना आराम, बस सर्वाइवल मोड। एवरेज इंसान शायद पागल हो जाता, लेकिन हनूल खुद से कहता है, ये तो गेम की बस शुरुआत है। एक ड्रैगन गुस्से में टाइटन लेवल फायर ब्रेथ छोड़ता है, बैरियर का बड़ा हिस्सा टूट जाता है। यही थ्रिल हनूल को इस गेम से प्यार करवाता था। सिर्फ 2 घंटे बीते थे और अभी 58 घंटे बाकी थे। फेलियर का मतलब दुनिया का अंत था। हनूल गेमर गॉड मोड में चला गया, पूरी सिचुएशन पर कंट्रोल लेने की कसम खाकर। 12 एगनाइजिंग घंटे गुजर गए, लेकिन वो आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा। गॉब्लिन्स धीरे धीरे ड्रैगन्स को चिप करते रहे। 2 वाइवर्न्स गिरे, फिर 3 और। एक पूरा दिन बीत गया, 10 किल्स, फिर 12, और हाफ ड्रेक्स भी गिरने लगे। काउंट की आर्मी टूटने लगी। वाइवर्न्स एक एक करके गिरते गए। लंबी और पागल कर देने वाली लड़ाई के बाद सिर्फ 2 मॉन्स्टर्स बचे थे, लेकिन अब हनूल की हालत इतनी खराब थी कि वो स्क्रीन को छू भी नहीं पा रहा था। बैरियर रीसेट नहीं हो पा रहा था। एक गॉब्लिन अटैक करता है, मगर वाइवर्न उसे बाईपास करके शील्ड पर डुअल स्ट्राइक मार देता है। यही गेम चेंजर था। इन्फिनिट बैरियर फाइनली डिस्ट्रॉय हो गया। कुछ सेकंड का रेस्ट और सब खत्म। अब कास्टल एक हिट भी नहीं झेल सकता था। तभी गो आगे बढ़ता है, सैक्रिफिशियल प्ले के लिए। गॉब्लिन बनाम ड्रैगन। उसकी आंखों में ऐसी ऑरा थी जैसे पूरी दुनिया का भार उसी पर हो। गो अपनी सारी ताकत एक वार में डाल देता है। मेस सीधा ड्रैगन की स्कल पर गिरती है। इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि ड्रैगन वहीं ढेर हो जाता है और शॉक वेव से काउंट तक गिर पड़ता है। वेव ऑफिशियली क्लियर हो जाती है। हानुल शॉक में चीख पड़ता है, जीत की खुशी में, लेकिन अगला पल उसका शरीर जवाब दे देता है। सेलिब्रेशन खत्म होने से पहले ही वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अगली बार जब हानुल की आंख खुलती है, तब सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। उसे खुद नहीं पता कि वो कब बेहोश हुआ और कितनी देर तक पड़ा रहा। सामने सिस्टम स्क्रीन चमक रही थी। वेव ऑफिशियली क्लियर हो चुकी थी।
रिवॉर्ड के तौर पर उसे मिले 20 वाइवन बोन्स, 10 ड्रेक स्केल्स और 5 ड्रेक हार्ट्स। लूट तो मिल गया, लेकिन सच कहें तो उसे खुद नहीं पता था कि इन चीजों का इस्तेमाल आखिर कैसे होगा। तभी सिस्टम नई जानकारी देता है, सॉवरेन के साथ कॉन्वर्सेशन अनलॉक करने के लिए अभी 3 कंडीशंस बाकी हैं। पहली, टोटल 50 आवर्स प्ले टाइम जमा करना, और दूसरी, डिफेंस को सक्सेसफुली क्लियर करना। हनुल को यह भी नहीं पता कि उस कॉन्वर्सेशन का पर्पस क्या है, फिर भी वो खुश था कि 2 कंडीशंस ऑलरेडी क्लियर हो चुकी हैं, यानी फीचर अब ज्यादा दूर नहीं था। फिर आता है फाइनल रिवॉर्ड। स्क्रीन अचानक तेज रोशनी से चमक उठती है, पूरा कमरा उजाले में डूब जाता है। उसी पल कैमरा उसके फोन पर जाता है और शॉकिंगली उसे सुआ की 7 मिस्ड कॉल्स दिखाई देती हैं। सीन शिफ्ट होता है पोंगबेक गिल्ड में। सुआ का भाई पूरी सिचुएशन समझने को तैयार नहीं था। एक सपोजिडली ई रैंक हंटर ने ओगर को मार दिया। उसके लिए ये मजाक जैसा था। लंबा चौड़ा आदमी, जैसे एनबीए का प्लेयर, सीधा हनूल को फ्रॉड मान रहा था। लेकिन सुआ इंसिस्ट करती है कि हनूल की रीअवेकनिंग की रूमर्स फैल चुकी हैं। सू ह्युक इस बात को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि रीअवेकनिंग बेहद रेयर होती है। तभी एंट्रेंस पर हनूल खुद दिखाई देता है, जल्दी जल्दी भागते हुए। वो माफी मांगता है कि इतने दिनों अनअवेलेबल रहा, लेकिन सू ह्युक का एटीट्यूड अभी भी गर्म था। आखिर उसकी बहन को 3 दिन इंतजार करवाया गया था। सुआ तुरंत अपने भाई को चुप करवाती है। हनूल इस इंटरेक्शन को देखकर समझ जाता है कि दोनों भाई बहन हैं। सुआ उसे ओगर रिवॉर्ड और पेमेंट सेटलमेंट समझाती है, लेकिन हनूल पहले एसोसिएशन रिपोर्ट कंप्लीट करना चाहता है। वो सब स्टाफ डेस्क पर पहुंचते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट सुआ की पर्सनल टेस्टिमोनी सुनती है कि उसने खुद हनूल को ओग्यार गिराते देखा। फिजिकल प्रूफ भले न हो, लेकिन उसकी गवाही काफी थी। सू ह्युक प्रोटेक्टिव मोड में रिसेप्शनिस्ट को घूरता है, जिससे वो तुरंत सॉफ्ट पड़ जाती है। फिर भी प्रोसीजर तो प्रोसीजर है। बी रैंक मॉन्स्टर किल का क्लेम वेरीफाई करने के लिए प्रॉपर टेस्ट जरूरी था। माना मीटर मेजरमेंट, यही प्रॉब्लम थी। सुआ जानती थी कि हानुल रीअवेकन हुआ है, लेकिन वो खुद भी उसके स्टैट्स चेक नहीं कर पाई थी। कंसर्न्ड होकर वो ऑल्टरनेट मेथड की बात करती है, मगर हानुल खुद कॉन्फिडेंटली कह देता है, टेस्ट अभी करो। सीन बदलता है। मनामीटर पहले एक गिल्ड मेंबर का रैंक मेजर करता है, डी रैंक। अब बारी थी हनूल की। सुआ विजिबली टेंस हो जाती है। सू ह्युक तो इस मोमेंट का इंतजार कर रहा था। अगर इस लड़के में पोटेंशियल नहीं हुआ तो कॉन्स्टलेशन की इंटरेस्ट बेकार साबित होगी। हनूल जायंट स्टोन पर अपना हाथ रखता है। 7 साल पहले भी उसने ऐसा ही टेस्ट दिया था, और तब उसकी रियलिटी ई रैंक निकली थी। मीटर एक्टिवेट होता है, सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक जाती हैं। कुछ सेकंड और फिर रिजल्ट कंप्लीट। सिस्टम घोषणा करता है एस रैंक। पूरा कमरा शॉक में जम जाता है। ये इतना बड़ा ट्विस्ट था कि खुद हानुल भी हैरान रह जाता है। उसे खुद नहीं पता था कि उसका रैंक इतना ऊपर दिखेगा। असल बात ये थी कि फाइनल रिवॉर्ड में उसे एक नई स्किल मिली थी, लॉर्ड्स आफ्टर इमेज। ये स्किल पिछले वेव के स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर के स्टैट्स टेम्पररी तौर पर प्लेयर को दे देती है। ड्यूरेशन सिर्फ 30 मिनट्स और दिन में सिर्फ एक बार यूज हो सकती है। मतलब हनूल ने काउंट गुलार के स्टैट्स बोरो किए थे। स्किल एक्टिवेट होते ही उसकी पावर एस रैंक लेवल तक पहुंच गई, और यही परफेक्ट टाइमिंग थी माना मेजरमेंट के लिए। अब सबकी नजरों में एक नया सवाल था, क्या हानुल सच में एस रैंक है? दुनिया को कुछ भी अलग महसूस नहीं होता? बाहर से देखा जाए तो हानुल बस एक नया एस रैंक रूकी लग रहा था। सुआ और उसका भाई दोनों शॉक में थे। यहां तक कि सुयुक भी अपनी झिझक के बावजूद उसे कॉम्प्लीमेंट देने पर मजबूर हो गया। मेजरमेंट खत्म होते ही ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि ओग्यार को हराने वाला वही था। गिल्ड का एक मेंबर कहता है, बस यही प्रूफ चाहिए था। हानुल सिबलिंग्स को थैंक्स कहता है और जाने लगता है, लेकिन तभी सुयुक उसे रोककर कॉफी पर बात करने का इनविटेशन देता है, वो भी वाइस गिल्ड लीडर की तरफ से। ये काफी बड़ा ऑफर था और आसपास खड़े लोग तुरंत इंटरेस्टेड हो गए। लेकिन हमारा बॉय एक्स्ट्रा स्मग मूड में था। वो कैजुअली ऑफर रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के लिए उसे सिर्फ सुआ काफी है। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है और पीछे सुआ का भाई लिटरली स्पीचलेस रह जाता है। घर लौटते ही हनूल देखता है कि उसका चेहरा न्यूज पर छाया हुआ है। हंटर एसोसिएशन ऑफिशियली उसका रैंक बी रैंक अनाउंस कर रही थी। वजह सिंपल थी, एसोसिएशन रूल्स के मुताबिक कोई हंटर एक बार में 3 रैंक से ज्यादा जंप नहीं कर सकता। स्ट्रीम शुरू होती है और चैट में लोग फिर से उस ट्रैश गेम पर जोक्स मार रहे होते हैं। हानुल कूल बनकर एक्ट करता है जैसे वो खुद उस न्यूज वाला इंसान नहीं है। व्यूअर्स क्रेजी हो रहे थे उस मिस्टीरियस एस रैंक के लिए, जिसने सुयुक को भी इंप्रेस कर दिया। रूमर्स चल रही थीं कि शायद वो गिल्ड ज्वाइन करेगा, और साथ ही ये भी कि उसने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। चैट में हाइप बढ़ती देख हनूल कहता है कि उसके पास नया कंटेंट है, हंटर रिलेटेड कंटेंट। सरप्राइजिंगली व्यूअर्स उतने एक्साइटेड नहीं होते। इंटरेस्ट जगाने के लिए वो उनसे सजेशन मांगता है, कौन सा डंजन क्लियर किया जाए। चैट इंस्टेंटली एक्सप्लोड हो जाती है। लोग शॉक्ड थे कि वो रेड एक्सपीरियंस स्ट्रीम करने की बात कर रहा है,
क्योंकि हंटर्स के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट होता है। हनुल क्लैरिफाई करता है कि वो रेड स्ट्रीम नहीं करेगा, बस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिखाकर स्टोरी सुनाएगा। व्यूअर्स को आइडिया पीक लगने लगता है। गिल्ड्स जो डंजन्स के सीक्रेट्स छुपाते हैं अब एक स्ट्रीमर की वजह से एक्सपोज हो सकते थे। एक व्यूअर मैड ड्रैगन्स नेस्ट सजेस्ट करता है, दूसरा 50,000 डोनेशन फेंक कर जायंट्स किचन मांगता है, तीसरा 1 मिलियन डोनेशन डालकर स्पाइडर्स फॉरेस्ट में क्वीन को हराने की डिमांड करता है। डोनेशंस की अमाउंट देखकर हानुल खुद घबरा जाता है। वो सबको काम रहने को कहता है। तभी स्क्रीन पर सबसे ऊपर नोटिफिकेशन चमकती है, 10 मिलियन डोनेशन। चैट लिटरली एक्सप्लोड हो जाती है। सब सोचते हैं कोई वेल फैन आ गया, लेकिन असल में ये सॉवरेन का असिस्टेंट था, वही मिस्टीरियस व्यूअर 1। हनुल हैरान रह जाता है और पूछता है कि इतनी बड़ी रकम के बदले उसे कहाँ जाना है। जवाब आता है, गार्डन ऑफ मेडिटेशन का डीपेस्ट पार्ट। चैट तुरंत पैनिक में चली जाती है। ये जगह डेथ ट्रैप मानी जाती थी। गार्डन ऑफ मेडिटेशन के 3 सेक्टर्स थे, एंट्रेंस, लेक और डीपेस्ट पार्ट। एंट्रेंस रिलेटिवली सेफ हंटिंग ग्राउंड था, लेक असली नाइटमेयर था, और डीपेस्ट पार्ट, वहां क्या है ये कोई जानता ही नहीं। कोई भी लेक पार नहीं कर पाया था, सिर्फ सुयुक ही सबसे आगे पहुंचा था। और डीपेस्ट पार्ट, वहां क्या है ये कोई जानता ही नहीं। कोई भी लेक पार नहीं कर पाया था, सिर्फ सुयुक ही सबसे आगे पहुंचा था, लेकिन वो भी अपनी लिमिट पर रुक गया था। अब हानुल से वही मिशन मांगा जा रहा था जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। व्यूअर 1 क्लियर करता है कि उसे पूरा डंजन क्लियर करने की जरूरत नहीं, बस डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचना काफी होगा। इससे डिफिकल्टी थोड़ी मैनेजेबल लगती है, साथ ही प्रॉमिस भी, अगर डंजन पूरी तरह क्लियर हुआ तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। बाकी व्यूअर्स लगातार मना करते हैं। सबको लगता है कि कंटेंट के नाम पर स्ट्रीमर को मौत की तरफ भेजा जा रहा है। हानुल खुद सिचुएशन की सीरियसनेस समझता है, लेकिन वो डिसाइड करता है कि डीपेस्ट पार्ट तक जाकर वापस लौटना शायद पॉसिबल हो। और फिर एक बात और, व्यूअर 1 खुद चाहता था कि वो डंजन कंप्लीट करे और उसके पीछे सपोर्ट देने का वादा भी कर चुका था। हनुल इस मिशन को लेकर अंदर से बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था, लेकिन आखिरकार वो जोर से बोल देता है, आई एम रेडी। सीन शिफ्ट होता है हंटर ब्यूरो में। रिसेप्शनिस्ट उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर रही थी, गार्डन ऑफ मेडिटेशन को सोलो एक्सपीडिशन पर चैलेंज करने की। जैसे ही उसे पता चलता है कि हनुल डीपेस्ट पार्ट तक जाना चाहता है, वो तुरंत वार्निंग देती है कि ये उसकी जिंदगी का सबसे डेंजरस जर्नी होगा। हनुल बस कहता है, प्रोसेस कर दीजिए। इनिशियली उसे 1 हफ्ते बाद का स्लॉट मिलता है, लेकिन वो इंसिस्ट करता है कि क्लियरेंस जल्दी चाहिए। आखिर उसे सोलो जाना है, पार्टी अरेंज नहीं करनी। रिसेप्शनिस्ट उसे अगले दिन का स्लॉट दे देती है, सुबह 4 बजे। अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है और हनुल वहां से निकल जाता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही 2 लोग उसका रास्ता रोकते हैं, मियोंग हुन और सोआन, ईजिस और सनाए गिल्ड के HR लीडर्स। दोनों कोरिया की बिग 3 गिल्ड्स में से थे। साफ था कि उन्हें उसके रीसेंट इवैल्यूएशन रीसेट की खबर मिल चुकी थी। दोनों उसे अट्रैक्टिव ऑफर्स देने लगते हैं, पोंगबेक से भी बेहतर टर्म्स के साथ। लेकिन हनुल पूरी तरह अनइंटरेस्टेड था। गिल्ड ज्वाइन करना उसे बंधन जैसा लगता था। उसका फोकस सिर्फ डंजन मिशन पर था और वो कैजुअली वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ सू ह्यूक को हनुल खुद कॉल करके मिशन के बारे में बताता है। वो साफ कहता है कि उसका गोल गार्डन ऑफ मेडिटेशन का डीपेस्ट पार्ट रीच करना है, वही जगह जहां सुयुक खुद भी नहीं पहुंच पाया था। इसी वजह से वो उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहा था। सुयुक इनिशियली कुछ शेयर करने के मूड में नहीं था, लेकिन हनुल एक ट्रम्प कार्ड निकालता है। वो क्लेम करता है कि उसके पास डंजन क्लियर करने का सीक्रेट तरीका है। ये सुनकर वाइस लीडर चौंक जाता है। हनुल प्रॉमिस करता है कि अगर वो क्लियर करता है तो पब्लिक में बोलेगा कि पोंगबेक गिल्ड ने हेल्प की थी। इक्वल इंसेंटिव बन जाता है और सू ह्यूक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन क्यूरियोसिटी में वो फिर से गिल्ड ज्वाइन करने का ऑफर डाल देता है। हानुल तुरंत मना कर देता है। जब सू ह्यूक खुद को ही मेन इंटरेस्टेड पार्टी दिखाने की कोशिश करता है, हनुल कैजुअली बता देता है कि ईजिस और सनाई गिल्ड भी उससे कांटेक्ट कर चुके हैं। ये सुनते ही सू ह्यूक का एक्सप्रेशन गिर जाता है। कंपटीशन शुरू हो चुकी थी। आखिरकार नेगोशिएशन हारकर वो साफ बोलता है कि डीपेस्ट पार्ट के बारे में उसके पास कोई सॉलिड इन्फो नहीं है और डंजन स्ट्रक्चर पिछले साल में बदल भी सकता है। हनुल इस पर भी ओके रहता है। नेक्स्ट डे वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंचता है, ग्लासेस पहने हुए। सामने खड़े लोग उसे नोटिस करते हैं। एक आदमी अपना इंट्रोडक्शन देता है, कुआंगू, बुलगल गिल्ड का मेंबर। हनुल ग्रीटिंग रिटर्न करता है, लेकिन बॉल्ड गाय ऑलरेडी उसके बारे में इवैल्यूएशन से काफी कुछ जानता था। वो एरोगेंट एटीट्यूड में बोलता है कि उसने कभी S रैंक के साथ काम नहीं किया और हनुल का सोलो अप्लाई करना उसे पसंद नहीं। वो साफ कह देता है कि उसकी गिल्ड का अपना मिशन है, इसलिए वो कोई हेल्प नहीं देगा। हनुल को इससे फर्क नहीं पड़ता। बॉल्ड हेड एटीट्यूड दिखाते हुए चला जाता है, जैसे S रैंक असली फाइट में कुछ मायने नहीं रखता। हनुल मन ही मन सोचता है, फर्स्ट डे पर ही इतना सॉल्टी बिहेवियर। असल में प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे डंजन्स में मिनिमम पार्टी साइज चाहिए होती है
और रिजर्वेशन महीनों पहले करनी पड़ती है। पार्टी मेंबर्स काफी समय से वेट कर रहे थे और हानुल अचानक डे 1 पर एंट्री पा गया था, इसलिए सब इरिटेटेड थे। हानुल क्वाइटली सेजेस आई एक्टिवेट करता है और उनके रैंक्स चेक करता है। रिजल्ट देखकर उसे यकीन हो जाता है ये लोग डीपर पार्ट्स में उसके साथ टिक नहीं पाएंगे। शायद स्पाइंग के लिए यूज हो रहे हों, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जानता है कि आगे जाकर उसका उनसे सामना नहीं होगा। तभी बॉल्ड हेड मुड़कर पूछता है, किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? हानुल कैजुअली कहता है, बस एक फनी जोक याद आ गया। लेकिन इनसिक्योर लोग बात का गलत मतलब निकाल लेते हैं और उसे चैलेंज करने लगते हैं। सिचुएशन गर्म होने ही वाली थी कि स्टाफ मेंबर गेट एक्टिवेट कर देता है। क्रैकलिंग ग्रीन लाइटनिंग के बीच डंजन रेड ऑफिशियली शुरू हो जाती है। हंटर्स को जल्दी आगे बढ़ने का आदेश मिलता है, वरना गेट ज्यादा देर टिकेगा नहीं। हनुल के लिए ये पहली बार था जब वो किसी रियल डंजन में कदम रख रहा था। अंदर जाते ही सिस्टम स्क्रीन बेसिक डिटेल्स दिखाती है, रेड कैपेसिटी, मिशन पैरामीटर्स वगैरह। उसी समय सॉवरेन का सर्वेंट उसे साइलेंटली गुड लक भेजता है और अपने सपोर्ट से डंजन के लैंडस्केप को हल्का मॉडिफाई कर देता है। पार्टी के बाकी मेंबर्स भी अंदर आते हैं, लेकिन शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लगने लगती है। बॉल्ड हेड को महसूस होता है कि ये जगह वैसी नहीं है जैसी एंट्रेंस होनी चाहिए। आसपास देखकर सब कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, यहाँ एक विशाल लेक क्यों है? एंट्रेंस जोन तो आसान और फेमिलियर होना चाहिए था। कुछ मेंबर्स तो पहले यहाँ आ चुके थे और वो भी शॉक में थे। हनुल के लिए सब नया था, लेकिन सुयुग से मिली जानकारी के मुताबिक ये लेआउट बिल्कुल मिसमैच था। तभी सिस्टम स्क्रीन नई ब्रीफिंग अनाउंस करती है, वेलकम टू द लेक साइड। हंटर्स लिटरली बाल नोचने लगते हैं। सिस्टम मिशन रिवील करता है, पिग मैलेट्स मैसेकर। ऑब्जेक्टिव था पिग मैलेट्स को स्लेयर्स से बचाकर रात तक सरवाइव करवाना। मिशन क्लियर हुआ तो लेक पार करके डीपेस्ट पार्ट का रास्ता खुलेगा। फेल हुए तो सभी चैलेंजर्स की डेथ। पार्टी पैनिक में चली जाती है। कोंगसू के लोग बेल आउट करना चाहते हैं, लेकिन जब वो स्टेटस विंडो खोलते हैं, शॉक, क्विट ऑप्शन डिसेबल्ड था। बॉल्ड हेड काफी देर से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, मगर कोई रास्ता नहीं। करंट पिग मैलेट्स की संख्या 130 थी और सिस्टम अनाउंस करता है कि 2 ऑलरेडी स्लॉटर हो चुके हैं। नंबर गिरकर 128। क्वांगसू पैनिक में हनुल की तरफ मुड़ता है। लोकल एस रैंक होने के नाते उससे क्लू मांगता है। हनुल काल्म रहकर कहता है कि उसे एग्जैक्ट सिचुएशन का पता नहीं, लेकिन लेक सेक्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये सुनते ही सबकी उम्मीद जाग जाती है। अभी थोड़ी देर पहले जो लोग उसे मॉक कर रहे थे, अब हेल्प के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। हनुल आयरनी पर हल्का सा हंसता है और कंडीशन रखता है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, लेकिन पूरी रेड के दौरान सबको उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। गिल्ड अथॉरिटी के लिए ये रिस्की था, क्योंकि इससे हनुल लीडर बन जाता, लेकिन सिस्टम फिर से पिग मैलेट्स की संख्या घटा देता है। टाइम निकल रहा था। कुंगू समझ जाता है कि उनके पास चॉइस नहीं। वो रिलक्टेंटली अग्री करता है, लेकिन कंडीशन डालता है, अगर प्लान फेल हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हनुल की होगी। हनुल इसे अनफेयर मानता है, फिर भी कोऑपरेशन के लिए रेडी रहता है। अब वो टेरेन एक्सप्लेन करना शुरू करता है। लेक सेक्टर का पूरा मैप उसके दिमाग में क्लियर था। बीच में मैसिव लेक और वहां से निकलती वाटरवेज जो पूरे फॉरेस्ट में वेब पैटर्न बनाती थीं। बॉल्ड हेड तक इम्प्रेस हो जाता है कि इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। हनुल कैजुअली कहता है, स्काउटिंग स्किल। असल में वो व्यूअर 1 द्वारा दिया गया सीक्रेट मैप इस्तेमाल कर रहा था। कासल का गिफ्ट। उसे ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही थी। प्लान सिंपल था, पिग मैलेट्स को स्लॉटर होने से बचाना। इसके लिए पहले उन्हें लोकेट करना जरूरी था। सारे मैलेट्स वेटलैंड्स में थे और टोटल 8 नेस्टिंग जोन्स थे। स्ट्रैटेजी क्लियर थी, हर जोन तक जल्दी पहुंचो, स्लेयर्स को रोक कर मैलेट्स को एक जगह गैदर करो ताकि डिफेंस आसान हो जाए। हानुल तुरंत एक्शन लेने को कहता है, क्योंकि सिस्टम फिर से काउंट घटा देता है। टाइम खत्म हो रहा था, कुछ किए बिना ही पिग मैलेट्स की संख्या घट रही थी, इसलिए अर्जेंसी बढ़ती जा रही थी। क्वांगसू की टीम तुरंत जोन्स ढूंढने निकल गई, लेकिन वो क्यूरियस था कि एस रैंक हंटर खुद क्या करेगा। हनुल कामली कहता है कि वो पिग मैलेट्स को सोलो हैंडल करेगा। गिल्ड लीडर उसे छोड़ देता है, जिससे उसे वही प्राइवेसी मिलती है जिसकी उसे जरूरत थी। उसका असली गोल था लेक मैप के जरिए स्काउटिंग करना। इस जोन में एक हिडन मिशन था जिसका रिवॉर्ड खास बताया गया था और हानुल उसी को पूरा करना चाहता था। हंट अब सच में शुरू होने वाली थी। स्काउटिंग के दौरान उसे 2 चीजें पता करनी थीं, हिडन मिशन क्या है और पिग मैलेट्स को मारने वाले स्लेयर्स कौन हैं। एरिया में कई तरह के मॉन्स्टर्स थे, इसीलिए पहचान जरूरी थी। एक ग्रुप को स्पाई करते हुए हनुल देखता है कि कुछ बेहद बल्कि लिजर्ड मैन घूम रहे हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि यही स्लॉटरर्स हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिविजुअल लेवल पर वो सिर्फ डी रैंक थे, लेकिन बड़ी संख्या में ये बेहद डेंजरस बन जाते थे। हानुल डिसाइड करता है कि अभी कॉम्बैट अवॉइड करना ही बेहतर है और क्वाइटली निकलने की कोशिश करता है। तभी 2 बेवकूफ हंटर्स वहां पहुंच जाते हैं।
हनूल के बारे में बकवास करते हुए। उनकी लाउड टॉक उसकी सेफ्टी खतरे में डाल देती है। बिग माउथ आदमी बोल ही रहा होता है कि अचानक एक लिजर्ड मैन झपटता है और उसका सिर सीधे धड़ से अलग कर देता है। खून हवा में फैल जाता है। दूसरा हंटर गुस्से में आकर मॉन्स्टर पर टूट पड़ता है, पंचेस पर पंचेस मारता है, लेकिन शॉकिंग बात, कोई डैमेज नहीं होता। वजह थी स्वॉर्म टीम बोनस। 7 होने पर वही डी रैंक मॉन्स्टर इवॉल्व होकर बी क्लास पावर तक पहुंच जाता था। बफ्ड लिजर्ड मैन उस हंटर का हाथ फाड़ देता है और किलिंग ब्लो देने ही वाला होता है कि तभी ऑरा का किंग गो एंट्री मारता है। गॉब्लिन स्लेव अटैक ब्लॉक कर लेता है। बुलगल गिल्ड का सी रैंक हंटर यकीन ही नहीं कर पाता कि उसे एक लोली गॉब्लिन ने बचाया। हनूल पीछे से आता है और याद दिलाता है कि उसने सबको डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर रहने को कहा था। आदमी सफाई देता है कि वो रास्ता भटक गया। हनूल उसे रिट्रीट करने को कहता है और खुद लिजर्ड मैन हैंडल करने का फैसला करता है। वो गानों को आदेश देता है कि जल्दी से आसपास के मॉन्स्टर्स क्लियर करे, क्योंकि टाइम कम था और हिडन क्वेस्ट अभी भी बाकी थी। गो तुरंत रेवंस विंग बीट एक्टिवेट करता है और इतनी स्पीड से डैश करता है कि लिजर्ड मैन उसकी मूवमेंट ट्रैक ही नहीं कर पाते। एक एक करके मॉन्स्टर्स गिरने लगते हैं। हनूल दूर खड़ा स्पेक्टेटर की तरह फाइट एंजॉय करता है। नंबर ज्यादा होने के बावजूद उसे पता था कि ये लिजर्ड्स गानों के सामने टिक नहीं सकते। तभी एक लिजर्ड स्मार्ट बनकर हनूल पर डायरेक्ट अटैक करने कूद पड़ता है। हनूल तुरंत लॉर्ड्स आफ्टर इमेज एक्टिवेट करता है और काउंट गुलार के स्टैट्स बोरो कर लेता है। आधे घंटे के लिए एस रैंक स्ट्रेंथ मिलते ही वो मॉन्स्टर को ऐसे उड़ा देता है जैसे कुछ था ही नहीं। तब तक गो बाकी सारे लिजर्ड साफ कर चुका था। हनूल अपने गॉब्लिन सर्वेंट को प्रेज करते हुए सिर पर पैट देता है। इंटरैक्शन थोड़ा सूस लग रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेड तरीके से गॉब्लिन ब्लश कर जाता है और अफिनिटी +10 बढ़ जाती है। बाद में हनूल माना स्टोन्स बेचता है और इजी गोल्ड कमाता है। पहली बार लिजर्ड मैन स्टोन बेचने पर लॉर्ड्स कासल ऑफ इल्यूजन उसे बोनस रिवॉर्ड भी देता है। उसी पल सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। हर एक्स्ट्रा 10 मिनट्स के लिए सिर्फ 5 गोल्ड देकर समन एक्सटेंड किया जा सकता है। हनूल को यह सिस्टम का चीप मूव लगता है, लेकिन उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। सोचने का मौका भी नहीं मिलता कि अचानक जमीन हिलती है और पिग मैलेट्स का एक विशाल हर्ड उसकी तरफ दौड़ता आता है। हनूल के माथे पर पसीना आ जाता है। इतने सारे इजी टारगेट्स को कंट्रोल कैसे करे? तभी गो आगे बढ़ता है और पिग मैलेट्स से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। गॉब्लिन इमोशनल स्पीच देता है, अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि हनूल सच में उन्हें बचाना चाहता है। पिग मैलेट्स रो पड़ते हैं और ग्रेटिट्यूड में हनूल की तरफ दौड़ते हैं। देखते ही देखते वो शेपर्ड की तरह पूरे हर्ड को गाइड करने लगता है। सिचुएशन सेटल होने के बाद हनूल स्काउटिंग जारी रखता है और गो के साथ हर लिजर्ड मैन स्पीशीज को खत्म करता चलता है। लेकिन जब वो मैना स्टोन्स बेचने की कोशिश करता है, सिस्टम रेड वार्निंग दिखाता है। कासल फंड्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है। अब वो और स्टोन सेल नहीं कर सकता जब तक फंड्स रिस्टोर न हो। हनूल शॉक में पड़ जाता है। उसे पता चलता है कि हर स्पीसीज के मॉन्स्टर्स कमांड करने की लिमिट होती है। अब लिजर्ड मैन हंट करना टाइम वेस्ट था, इसलिए वो रुक जाता है। वो काउंट करता है कि उसने खुद करीब 68 पिग मैलेट्स बचाए हैं, जबकि सिस्टम टोटल सेव्ड नंबर 70 दिखाता है। इसका मतलब बुलगल गिल्ड ने सिर्फ 10 बचाए। अचानक पिग मैलेट्स अजीब बिहेवियर करने लगते हैं और सब एक साथ दौड़ते हुए प्लेयर्स को लेक के सेंटर की तरफ ले जाने लगते हैं। सिस्टम अनाउंस करता है, स्लेयर्स ने हंटिंग रोक दी है, नाइट ऑफिशियली फॉल हो चुकी है, मिशन क्लियर। 70 पिग मैलेट्स बचाने पर हिडन ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। बुलगल गिल्ड के मेंबर्स राहत में चिल्लाते हैं, सोचते हैं नाइटमेयर खत्म हो गया। लेकिन तभी नया नोटिफिकेशन आता है, ट्रायल ऑफ मेडिटेशन शुरू होने वाली है। अचानक स्पार्कलिंग वाटर की विशाल वेव सबकी तरफ बढ़ती है। सबको लगता है कि अब मौत तय है। तभी पिग मैलेट्स आगे कूदकर हंटर्स को शील्ड कर लेते हैं। हनूल और गोनो शॉक में रह जाते हैं। सिस्टम बताता है कि जिन पिग मैलेट्स को उन्होंने बचाया, वो अब ग्रेटिट्यूड में उन्हें बचा रहे हैं। हनूल को तब समझ आता है कि इजी टारगेट्स में हिडन पोटेंशियल था। वो सोचता है शायद ज्यादा बचाने से ज्यादा सेफ्टी मिलती। थ्योरी टेस्ट करने के लिए हनूल बाकी प्लेयर्स को देखता है। ज्यादातर हंटर्स ने सिर्फ 1 या 2 पिग मैलेट्स ही बचाए थे। बुलगल गिल्ड का लीडर क्वांग बर्ली सर्वाइव कर रहा था और उसके पास खड़ा पिग मैलेट भी आखिरी सांसें लेता दिख रहा था। सीन साफ था, जिन्होंने कम बचाया उनकी प्रोटेक्शन भी कमजोर थी। बुलगल गिल्ड के बाकी मेंबर्स भी बुरी हालत में दिख रहे थे और हनूल सच में उनकी कंडीशन देखकर परेशान हो जाता है। वो जल्दी से कोई तरीका सोचने लगता है कि सबको कैसे बचाया जाए। तभी सिस्टम एक नई नोटिफिकेशन देता है। आखिरकार हिडन मिशन रिवील हो जाता है। ट्रायल के पीछे छिपे असली सोर्स को ढूंढकर सप्रेस करना होगा। अगर उस मॉन्स्टर को हरा दिया जाए जिसने इवेंट ट्रिगर किया है, तो ट्रायल तुरंत खत्म हो जाएगा, वरना पूरे 10 मिनट तक चलेगा। हानुल तुरंत खुद को स्टेडी करता है, स्पेक्टिकल्स पहनता है और सेजेस आई एक्टिवेट करता है। स्किल की मदद से वो सिस्टम द्वारा बताई गई लोकेशन पर फोकस करता है
और वहां एक प्रेजेंस डिटेक्ट करता है। आगे एनालाइज करने पर पता चलता है ये एक नेम्ड मॉन्स्टर है, जेन करुक, हाईली इंटेलिजेंट क्रीचर, डेंजरस स्किल्स के साथ, कैटेक्लिज्मिक वेव और स्टॉर्म। हानुल के अंदर एंग्जाइटी बढ़ जाती है क्योंकि नेम्ड मॉन्स्टर्स यूनिक एबिलिटीज वाले स्पेशल बीइंग्स माने जाते हैं। फिर भी वो खुद को काम करता है। हिडन मिशन आसान नहीं होने वाला था। गानो उत्साह में अटैक करने को तैयार होता है, लेकिन हानुल उसे रोक देता है और कहता है कि वो सिर्फ स्पेक्टेटर रहेगा। हानुल एक्सप्लेन करता है कि लेक बैटलफील्ड गानो के लिए रिस्की है क्योंकि वाटर रेजिस्टेंस नहीं होने से वो डिसएडवांटेज में रहेगा। इसलिए वो मॉन्स्टर समनिंग शॉप खोलता है और नया मॉन्स्टर हायर करने का फैसला करता है। लॉर्ड्स लिस्ट से वो ओगर बर्जर्कर चुनता है क्योंकि उसमें नेचुरल वाटर रेजिस्टेंस थी। लेकिन नई समस्या सामने आती है, ओगर के पास कोई इक्विप्ड आइटम्स नहीं थे। जेन कारुक जैसे नेम्ड मॉन्स्टर के सामने वो शायद हार जाता। हानुल समझ जाता है कि उसे स्टैट बूस्ट चाहिए, इसलिए वो प्रीमियम गाचा टिकट इस्तेमाल करने का रिस्की फैसला करता है। टिकट एक्टिवेट होते ही गोल्डन लाइट फूटती है। हानुल एक्साइटमेंट में भर जाता है, एस रैंक आइटम। लेकिन खुशी तुरंत कंफ्यूजन में बदल जाती है क्योंकि आइटम कम्बैट के लिए खास यूजफुल नहीं लगती। वाटर करंट लगातार डेंजरस होती जा रही थी, इसलिए डिले का ऑप्शन नहीं था। वो ओगर समन करता है और नया आइटम इक्विप कर देता है। जैसे ही आइटम लगती है, ओगर अचानक जमीन पर गिर जाता है। उसी समय बुलगल गिल्ड का एक मेंबर डूबने लगता है और हानुल तुरंत उसे बचाने दौड़ पड़ता है। हानुल के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखती है। उसे लगता है शायद सब कुछ उसे अकेले हैंडल करना पड़ेगा। लॉर्ड्स आफ्टर इमेज में सिर्फ 12 मिनट्स बचे थे। उसके बाद वो फिर ई रैंक बन जाएगा। फिर भी वो दूसरों को बचाना प्रायोरिटाइज करता है। करंट इतनी तेज थी कि सुपीरियर स्टैट्स होने के बावजूद वो स्ट्रगल करने लगता है। जब उसका पकड़ ढीली पड़ने लगती है और वो ट्री से छूटने ही वाला होता है, अचानक पानी का बहाव कमजोर होने लगता है। आगे देखकर वो शॉक में रह जाता है। ओगर पानी के बीच मजबूती से खड़ा था, सिर पर हैरी पॉटर जैसी टोपी पहने हुए। ओगर हीरोइक टोन में पूछता है, मास्टर, क्या आपको कहीं चोट लगी? वो खुद को हम्बल सर्वेंट की तरह इंट्रोड्यूस करता है। बिल्कुल वैसा बिहेवियर नहीं जैसा किसी ओजेआर से एक्सपेक्ट किया जाए। हनुल पूरी तरह कंफ्यूज्ड रह जाता है। उसने बस एस रैंक आइटम आर्च मेज गननडॉर्फ्स हैट ओगर को पहनाई थी, जो इंटेलिजेंस बूस्ट करने के लिए बनी थी। थ्योरी ये थी कि आइटम किसी भी इडियट को जीनियस बना सकती है, लेकिन हनूल ने कभी नहीं सोचा था कि ओजेआर की इंटेलिजेंस इतनी एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाएगी। अभी भी शॉक में डूबा हुआ वो अपने सर्वेंट से पूछता है, तुम इतनी क्लियरली कैसे बोल रहे हो? प्रॉपर कॉन्वर्सेशन कैसे कर पा रहे हो? सीन यहीं पर रुक जाता है। ओगर आत्मविश्वास से अपनी मसल्स फ्लेक्स करता है और गर्व से बताता है कि मास्टर द्वारा दी गई हैट ने उसकी पूरी एग्जिस्टेंस बदल दी है, उसे एक नए रूप में ढाल दिया है। इतना कहकर वो हानुल के सामने गहराई से झुक जाता है और विनम्रता से कमांड मांगता है। हानुल कहता है कि ऑर्डर देने से पहले उसे कुछ क्लैरिफाई करना है। ओगर बिना हिचक हामी भरता है। हानुल पूछता है, क्या अब तुम मैजिक यूज कर सकते हो? ओगर गर्व से जवाब देता है कि हाँ, उसने अभी अपने लॉग में मैजिक इम्ब्यू किया है। ये सुनकर हानुल के अंदर एक्साइटमेंट भर जाती है। सिचुएशन आखिरकार उसके फेवर में जाती दिख रही थी। हानुल तुरंत ऑर्डर देता है, स्टॉर्म के बीच से आगे बढ़ो, मैं पीछे आ रहा हूँ। हैट पहना ओगर तुरंत वायलेंट करंट को धक्का देकर रास्ता बनाना शुरू कर देता है। हानुल उसे नया नाम देता है, ओडाल्फ, और कहता है कि वो उस पर भरोसा कर रहा है। नया नाम सुनते ही ओडाल्फ की आंखें भर आती हैं, गाल लाल हो जाते हैं। वो इमोशनल होकर चिल्लाता है कि इस सम्मान के लिए वो अपनी जान तक दे देगा। डिटर्मिनेशन के साथ वो आगे बढ़ता है और हानुल को लगता है कि अब डेस्टिनेशन दूर नहीं। दूसरी तरफ जेन कारुक बेचैन हो जाता है। कोई उसके मैजिक को बाईपास कर रहा था। उसे यकीन था कि ऐसा कोई ऑर्डिनरी मेज नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहता है कि उसकी बैरियर तोड़ना आसान नहीं होगा। ओडाल्फ बैरियर तक पहुंचता है और वहीं रुक जाता है। वो हानुल को ब्लॉकेज के बारे में बताता है। हानुल उसे आदेश देता है, एक ही स्पॉट पर बार बार वार करो। ओगर लॉजिक और मैथमेटिक्स समझाने लगता है कि मल्टी लेयर्ड फॉर्मूला बैरियर कैसे अनब्रेकेबल है, लेकिन हानुल उसे रोक देता है। सोचना बंद करो, बस ताकत से तोड़ो। ओडाल्फ आदेश मानता है और बेसबॉल खिलाड़ी की तरह लगातार बैरियर पर वार करता है। जेन करुक एंग्जाइटी महसूस करता है क्योंकि बैरियर वीकन होने लगती है। फिर भी वो खुद को समझाता है कि एक ओगर स्ट्रेंथ और मैजिक दोनों में मास्टर नहीं हो सकता। वो अपनी बैरियर की तारीफ करता ही रहता है और अचानक बैरियर टूट जाती है। जेन करुक शॉक में पड़ जाता है। उसके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। एक ओगर मेज कैप पहने ओडाल्फ को देखकर वो सोचने लगता है कि कहीं ये ओगर शामन तो नहीं। हनुल पूछता है, क्या तुम जेनरुक हो? लेकिन लिजर्ड जवाब नहीं देता। वो सीधा अटैक मोड में चला जाता है, सोचते हुए कि ओगर ने बहुत माना खर्च कर दिया होगा और अब वो एडवांटेज में है। जैसे ही वो डेडली स्पेल कास्ट करने वाला होता है, हनुल ओडाल्फ को
लॉन्ग रेंज स्पेल से इंटरप्ट करने का आदेश देता है। हनुल फायरबॉल जैसी किसी चीज की उम्मीद करता है, लेकिन ओडाल्फ बस अपना लॉग उठाकर सीधे जेन करूक पर फेंक देता है। लिजर्ड एरोगेंस में हंसता है, सोचता है कि कोई मैजिक उसकी बैरियर नहीं तोड़ सकता। उसे लगता है अटैक फेल होगा, लेकिन अगला ही पल असली लॉग उसके सिर पर जा लगता है। उसका कॉन्फिडेंस कांच की तरह टूट जाता है और वो वहीं कोलैप्स हो जाता है। फाइट इंस्टेंटली खत्म। हानुल अपने सर्वेंट को देखकर कहता है, ये स्पेल कम और लकड़ी फेंकना ज्यादा लग रहा था। ओडाल्फ तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि उसने अभी प्रॉपर स्पेल्स सीखे ही नहीं हैं। सीन शिफ्ट होता है पोंग गिल्ड हेडक्वार्टर्स में। वहां गिल्ड लीडर पर दबाव डाला जा रहा था कि न्यूली अवेकेंड एस रैंक हंटर हनूल को जल्दी हायर करो, वरना राइवल गिल्ड्स उसे छीन लेंगी। गिल्ड लीडर उनकी बात सुनकर भी डिसमिसिव रहता है। उसके लिए एक और एस रैंक हंटर कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से काफी ताकतवर हंटर्स मौजूद थे। मीनवाइल डंजन में जेन कारुक डिफीट हो चुका था। ओडॉल सावधानी से माना स्टोन उठाकर हानुल के पास लाता है। हानुल उसकी मेहनत की तारीफ करता है, लेकिन ओडॉल विनम्रता से कहता है कि सब कुछ मास्टर की गाइडेंस की वजह से हुआ। क्रेडिट को लेकर दोनों हल्की बहस करते हैं और फिर हनुल स्पेशल सोल स्टोन कासल को बेच देता है। कासल रिवॉर्ड्स कैलकुलेट करता है, स्पेशल जोन डेवलपमेंट परमिट, एक और गाचा टिकट और थोड़ा गोल्ड, जो फंड्स कम होने की वजह से रिड्यूस्ड था। इसके साथ हनुल को फ्यूचर वेव डिफेंस में जेन कारुक समन करने की एबिलिटी भी मिल जाती है। वो रिवॉर्ड्स बाद के लिए चेक करने का सोचकर वापस लौटने लगता है। लौटकर वो देखता है कि बल्गल गिल्ड की ब्लू हेयर्ड फीमेल हंटर ही कॉन्शियस है। वो तुरंत पूछती है कि क्या उसने सबको बचा लिया और ग्रेटिट्यूड जताती है। हानुल बाकी मेंबर्स के बारे में पूछता है और उसे बताया जाता है कि सब जिंदा हैं और ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी गिल्ड लीडर क्वांग आता है। पहले तो लगता है जैसे वो हमला करने वाला हो, लेकिन अचानक घुटनों पर गिरकर हनुल को थैंक्स कहता है। वो डंजन में पहले की बैड बिहेवियर के लिए माफी भी मांगता है। हनुल खुद हैरान रह जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मसल हेड कभी अपोलोजाइज करेगा। वो क्वांग को उठाकर कहता है कि अपने लोगों का ख्याल रखो, उन्हें अभी तुम्हारी जरूरत है। दोनों हैंडशेक करते हैं। क्वांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो डेट रिपे करने का वादा करता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि ट्रायल ऑफ मेडिटेशन क्लियर हो चुका है और हंटर्स को चॉइस दी जाती है, वापस लौटो या डीपर एरिया में आगे बढ़ो। अनकॉन्शियस हंटर्स ऑटोमेटिकली बाहर भेज दिए जाते हैं। क्वांग जब सुनता है कि हनुल रुकने वाला है तो उसे मनाने की कोशिश करता है कि अभी रिट्रीट कर लो और बाद में फुल प्रिपरेशन के साथ लौटना, लेकिन हनुल अपने मॉन्स्टर्स दिखाता है और बताता है कि उसके पास रिलायबल टीममेट्स हैं। ये देखकर क्वांग डर जाता है और समझ जाता है कि हानुल सच में आगे बढ़ने वाला है। सब उसे धन्यवाद देकर बाहर चले जाते हैं, जबकि हानुल अकेला डंजन कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ता है, ऐसा फीट जो अब तक किसी ने नहीं किया। हिडन मिशन क्लियर होने की वजह से सिस्टम बताता है कि स्टैंडर्ड रिवॉर्ड्स के साथ उसे स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा। सीन फिर शिफ्ट होता है चोकंग की तरफ, जहां उसे फिर से कन्विंस किया जा रहा है कि नए एस रैंकर को हायर करना जरूरी है। वाइस हेड मायोंगहन और उसकी बहन रीजंस बताते हैं, लेकिन लीडर इंसिस्ट करता है कि ऑफिशियली वो अभी बी रैंक है, इसलिए अर्जेंसी नहीं है। तभी इमरजेंसी नोटिफिकेशन आता है, रेड पैटर्न डंजन डिटेक्टेड। इसका मतलब डंजन ब्रेक की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। लोकेशन देखकर सब चौंक जाते हैं, गार्डन ऑफ मेडिटेशन, वही जगह जहां हनुल गया था। लीडर तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। कुछ घंटों बाद गिल्ड लीडर और उसकी टीम डंजन साइट पहुंचती है। फोर्स बताती है कि डंजन रेड पैटर्न में शिफ्ट हो चुका है, सिविलियंस इवैक्यूएट कर दिए गए हैं और इमरजेंसी के लिए पुंगबच गिल्ड की हेल्प चाहिए। मायोंगहन अंदर के हंटर्स के बारे में पूछता है। ब्लैक सूट वाला अधिकारी बताता है कि 6 हंटर्स बाहर आ चुके हैं, लेकिन एक हंटर डीपेस्ट पार्ट में चला गया है। तभी एजिस गिल्ड का लीडर और सनोरे गिल्ड का लीडर भी पहुंच जाते हैं। सब शॉक्ड और क्यूरियस हैं। पहली बार कोई सिंगल हंटर डीपेस्ट पार्ट तक पहुंचा है। सब सोचते हैं ये कौन हो सकता है, और फिर ब्लैक सूट वाला कंफर्म करता है उस हंटर का नाम है हानुल।